स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राकल्पना की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हाइपोथेसिस। प्राकल्पना की सीमाओं का अर्थ यहाँ पे है कि अभी तक हम प्राकल्पना की अच्छी विशेषताओं का और प्राकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है, किस प्रकार से वह अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसे भ्रमित होने से बचाती है, इस प्रकार से हम प्राकल्पना के महत्व का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्राकल्पना की सीमाएं अर्थात उसकी कमियां कौन कौन सी है। प्राकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान में मार्गदर्शन की दृष्टि से वैसे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी यदि इसका प्रयोग सावधानी से नहीं किया जाता है तो यह अध्ययन के लिए खतरा और समस्या भी उत्पन्न कर सकती है, और इसीलिए इसके कुछ दोष और सीमाएं हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहला है प्राकल्पना में अटूट विश्वास करना। कई बार अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में ही तथ्यों का संकलन करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि प्राकल्पना का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करता है। जरूरी नहीं है कि वो प्राकल्पना बिल्कुल सत्य ही हो, वह अध्ययन के बाद में असत्य भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन कई बार अनुसंधानकर्ता उसे सत्य सिद्ध करने के संबंध में ही तथ्यों का संकलन करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है, और इसीलिए पीवी यंग ने कहा है कि एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राकल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दूसरी सीमा या कमी है प्राकल्पना आधारित तथ्य। शुरू में अध्ययनकर्ता प्राकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राकल्पना में संशोधन और परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद और व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में फ्राई ने लिखा है कि मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, बल्कि एक संस्था या परिस्थिति के गवेषणा में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए। तीसरी कमी या दोष है विशिष्ट अभिरुचियों या संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। तब उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। चौथी कमी या दोष है अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ और सही मान लेता है और उसके साथ वह अपने सम्मान को भी जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह प्राकल्पना के विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में बाधक सिद्ध होती है। इस प्रकार से प्राकल्पना की सीमाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि प्राकल्पनाएं अनुसंधान के लिए उपयोगी होती हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। वेस्टावे ने कहा है कि प्राकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाना सुनाकर सुला देती है। पीवी यंग ने इस संबंध में लिखा है कि यदि अध्ययनकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने की ओर नहीं, बल्कि सीखने और समझने की ओर बढ़ता है, तब उसकी प्राकल्पना कोई निहित स्वार्थ नहीं बनेगी, और यदि नवीन तथ्य उसकी प्राकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उसकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को कोई आघात नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि प्राकल्पनाएं की उपयोगिता या महत्व होते हुए भी इसके सही तरीके से उपयोग न करने या सावधानी से प्रयोग न करने से यह अध्ययन के दौरान कुछ समस्याएं या खतरा भी उत्पन्न कर सकती है, अर्थात इसके कुछ दोष और सीमाएं भी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकल्पना निर्माण प्रक्रिया या प्रतिपादन में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं। प्राकल्पना का प्रतिपादन करना कोई सरल कार्य नहीं है। गुडे और हार्ट के अनुसार इसमें दो प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती है। एक तो सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित
और दूसरा है अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। तो इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं, सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित कठिनाइयाँ कौन कौन सी है जो प्राकल्पना के निर्माण प्रक्रिया में आती हैं। पहली है स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता है, तब वह उपयुक्त प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता। नवीन विज्ञानों के संदर्भ में ये बात अधिक खरी उतरती है। सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित दूसरी कठिनाई है ढांचे के तार्किक और कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक और कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सैद्धांतिक ढांचा है, लेकिन यदि उस सैद्धांतिक ढांचे में प्राकल्पना का निर्माण अनुसंधानकर्ता तार्किक और कुशलतापूर्वक नहीं कर पाता है, वो उसमें सक्षम नहीं है, तब भी प्राकल्पना निर्माण सही तरीके से नहीं किया जा सकता। दूसरे आधार पर उत्पन्न होने वाली कठिनाई है अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिनके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं है। आज सामाजिक संबंधों का अध्ययन और अभिव्यक्ति गणितीय सूत्रों में की जाने लगी है। कंप्यूटर के द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है। यह आवश्यक है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों को भी ध्यान में रखे ताकि अध्ययन में समय, श्रम और धन की बचत की जा सके। इसी से संबंधित कुछ अन्य कठिनाइयाँ हैं जो प्राकल्पना के निर्माण में आती हैं, जैसे घटना की परिवर्तनशीलता। सामाजिक घटनाओं की विशेषता है कि वे परिवर्तनशील हैं। जो स्थिति आज है वह कल नहीं रहेगी। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएं और मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं, अतः उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक और उनके पारस्परिक संबंध भी बदलते रहते हैं, अतः उनके बारे में प्राकल्पना का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। दूसरी कठिनाई है अध्ययनकर्ता का पक्षपात होना। प्राकल्पना निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता की अभिनति या पक्षपात भी है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावात्मक लगाव रखता है, तो उसके द्वारा निर्मित प्राकल्पना के दोषपूर्ण और अवैज्ञानिक होने की संभावना रहती है। तीसरी कठिनाई है सजातिवाद या समूह केंद्रितता। दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति, प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है। इसे ही हम सजातिवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। व्यक्ति का अपने समूह, अपनी जाति और अपने प्रजाति के प्रति मन में एक अलग ही लगाव होता है, संवेदनशीलता और भावात्मकता होती है, उसे हम सजातिवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूहों और संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा समूह, मेरा समाज और मेरी संस्कृति दूसरे समूह, संस्कृति और समाज से श्रेष्ठ है। ये भावना ही सजातिवाद है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक है। पीवी यंग ने प्राकल्पना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को तीन बातों का ध्यान रखने के सुझाव दिए हैं। पहला उन्होंने सुझाव दिया है कि अनुसंधानकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा सुझाव दिया है उन्होंने नियंत्रित कल्पना शक्ति और रचनात्मक चिंतन होना चाहिए। तीसरा, सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता और उसका ज्ञान होना चाहिए। तो पीवी यंग कहते हैं कि प्राकल्पना का निर्माण करते समय एक अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता को तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोहेन कहते हैं कि जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से
अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते कि किन तथ्यों को खोजना है और जांच हेतु क्या प्रासंगिक है। प्राकल्पना का निर्माण करते समय यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो प्राकल्पना निर्माण में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होंगी।